फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने 10th नंबर क्वेश्चन तो देखा था। आज हम 11th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेजिव एक्सोटिक स्पीसीज व्हिच कैन लीड टू डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है इन्वेजिव और एक्सोटिक स्पीसीज है। इन्वेजिव और एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती है? वैसे स्पीसीज जो उस रीजन की नेटिव नहीं होती है, मतलब उस रीजन से बिलोंग नहीं करती है, वो कहीं दूसरे इकोसिस्टम से आती है और वहाँ पर ग्रो कर लेती है और एडप्ट कर लेती है, जिससे वहाँ की जो नेटिव इकोसिस्टम होती है वो डिक्लाइन होने लगती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी जो स्पेसीज है वो इन्वेजिव और एक्सोटिक स्पेसीज है, ये हमें बताना है। वाटर हायासिंथ, नाइल पर्च, लैंटेना एंड कैरेट ग्रास, इनमें से कौन सा जो है वो एक्सोटिक स्पेसीज है? तो यहाँ पे चारों ही आपके एक्सोटिक स्पेसीज है। वाटर हायासिंथ, नाइल पर्च, लैंटेना एंड कैरेट ग्रास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वाटर हायासिंथ, नाइल पर्च, लैंटेना कैमरा एंड कैरेट ग्रास आर इन्वेजिव स्पीसीज दैट लीड टू डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो ये क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन को डिक्लाइन करता है। इन्वेजिव स्पीसीज इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेटिव टू द इकोसिस्टम। तो ये कैसे स्पेसीज होते हैं? इन्वेजिव स्पेसीज वैसे स्पेसीज होते हैं जो किसी रीजन के नेटिव स्पेसीज नहीं होते हैं। इन्वेजिव वीड्स स्पेसीज लाइक कैरेट ग्रास, जिसको पार्थेनियम भी कहते हैं, लैंटेना एंड वाटर हायासिंथ यानी इकोर्निया कॉजेस एनवायरमेंटल डैमेज। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज बाय प्रोवाइडिंग देम न्यूट्रिशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स ऑन अर्थ। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। नहीं, ये गलत है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो प्रिजर्व नहीं करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन की। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज प्रमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज बाय प्रोवाइडिंग देम न्यूट्रिशन। ये भी गलत है कि इंट्रोडक्शन जो होता है, अगर एलियन स्पीसीज जो आती एलियन स्पीसीज की वजह से इन्वेजिव स्पीसीज क्या करती है, जो नेटिव स्पीसीज होती हैं उनकी डाइवर्सिटीज को डिक्लाइन कर देती हैं। ठीक है, ना कि उनको प्रमोट करती है। प्रमोट नहीं करती है जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनके ग्रोथ को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज डिक्लाइन द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज बाय प्रोवाइडिंग देम न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन को वो खुद ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट में हमारा इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन फ्लड्स एंड ड्रॉट इन द ऑन अर्थ। ये बिल्कुल सही बात है कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की वजह से हमें फ्रिक्वेंट ड्रॉट और फ्लड देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। Loss of biodiversity has resulted in flood and drought on earth as climate change is one of the consequence. Climate change क्या है? One of the consequence हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस काफ़ी फ्लड, ड्रॉट ये सब देखने को मिल रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। तो ये सब किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। मतलब एक चीज़ आप ध्यान रखें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या आ जाएगा? डिफॉरेस्टेशन, डिवेजिटेशन, फ्यूल्स का यूज़ करना और
GHG का रिलीज होना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉन्क्रीटाइजेशन, ये सब क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। और बायोडाइवर्सिटी जैसे ही लॉस होती है तो क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना अकर होता है। और क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जैसे ही अकर होता है तो फ्रीक्वेंट ड्रॉट और फ्लड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड एलियन स्पीसीज हार्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कम करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें प्रमोट किया जा रहा है कि हमें जो ट्रेडिशनल मेथड है पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए, उस ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका गोबर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमें यूज़ करनी चाहिए। इट डिटेरियर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेटिव स्पेसीज। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। टाइप्स ऑफ स्पेसीज दिया हुआ है और उनका नेम हमें बताना है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पेसीज है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंडेमिक है, वल्नरेबल है, गैंगेटिक डॉल्फिन, संगाई डियर, एसियाटिक चीता एंड मिथन। तो यहाँ पे आपको गैंगेटिक डॉल्फिन को लेकर एक चीज़ तो पता होगा कि गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो कैसे स्पेसीज है, वो यहाँ पे दिया हुआ है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन भी आपको इंडेंजर्ड स्पेसीज है, इंडेंजर्ड स्पेसीज है, ये वल्नरेबल नहीं होगा, ये भी इंडेंजर्ड होगा। ठीक है, एंडेमिक स्पेसीज यहाँ पे क्या है, एंडेमिक स्पेसीज आपका मिथुन है। एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आपका एशियाटिक चीता है। एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज संगाई डियर भी आपकी इंडेंजर्ड स्पेसीज है। ठीक है, संगाई डियर आपको कहाँ देखने को मिलती है, संगाई डियर आपको देखने को मिलती है मणिपुर में। ठीक है, जहाँ पे आपको फ्लोटिंग पार्क देखने को मिलता है, फ्लोटिंग पार्क देखने को मिलता है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा संगाई डियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो वल्नरेबल स्पेसीज नहीं है, वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, IUCN में वो इंडेंजर्ड स्पेसीज है। संगाई भी आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज है। और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। चीता सब स्पेसीज सर्वाइविंग टुडे ओनली इन ईरान। तो एशियाटिक चीता जो है वो भी कहाँ पे मिलता है, ईरान में मिलता है। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में अफ्रीकन चीता को लाया गया था कहाँ पे, कौन से स्टेट में, तो मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में लाया गया था। ठीक है, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, चीता के ग्रोथ को। और मिथिन जो है वो सेमी वाइल्ड एनिमल है और हाईली प्राइस्ड एमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश है और ये एंडेमिक स्पेसीज है। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो ग्लोबल रेड डाटा list of endangered species published by UNICEF. Some species are classified as extinct if they are only found in man-made habitat. Asiatic buffalo is example of extinct species. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ग्लोबल रेड डेटा लिस्ट जो है इंडेंजर्ड स्पेसीज का वो यूनिसेफ के द्वारा नहीं, IUCN के द्वारा निकाला जाता है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा निकाला जाता है किसको, ग्लोबल रेड डेटा लिस्ट। तो पहला बिल्कुल गलत है। सम स्पेसीज आर क्लासिफाइड एज एक्सटिंक्ट इफ देयर आर ओनली फाउंड इन मैन मेड हैबिटेट। नहीं, जो भी स्पेसीज जो है वो कम्प्लीटली कोई भी उसका मतलब कहीं पे भी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या तो मैन मेड और नेचुरल प्लेसेस पे, तो वो क्या होते हैं, मतलब उनका कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल प्लेसेस पे हो, तब उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखें, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है एसियाटिक बफेलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पेसीज, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग हो जाते हैं, कोई भी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन which publishes the global rate data book is the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
Red Data Book includes a red list in which name of all endangered plants and animals are provided for public informations. Species of animals or organisms are considered extinct when there are no more of them. तो कब उनको एक्सटिंक्ट कहा जाता है? जब कोई भी उनका स्पेसिस बचा हुआ नहीं हो. और एशियाटिक बफेलो जो है वो एग्जाम्पल है रेयर स्पेसिस का, ये आपको ध्यान रखना है. 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. एंड द क्वेश्चन इज which of the following factor has been responsible for the large scale death of vulture species in various region. तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है डेथ ऑफ द वल्चर के लिए वेरियस रीजन में, हमें ये बताना है. ऑप्शन अगर हम देखें, डिक्लाइन इन नंबर ऑफ स्नेल, अर्थवर्म, रोडेंट स्पेसिस इन वेरियस रीजन, यूज ऑफ ड्रग्स सच एज डाइक्लोफेनाक इन लाइव स्टॉक, लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वल्चर्स ड्यू टू हाई राइज यील्डिंग्स, यूज ऑफ हाई पोल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि डाइक्लोफेनाक एक ड्रग है और वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन बना किसके लिए? वल्चर के स्पेसिस का, मतलब उनका लॉस के लिए. ठीक है, वल्चर स्पेसिस के लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन जो है वो डाइक्लोफेनाक नामक एक ड्रग है. ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर. यूज ऑफ ड्रग्स सच एज डाइक्लोफेनाक इन लाइवस्टॉक इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल डेथ ऑफ वल्चर स्पेसीज इन वेरियस रीजन. डाइक्लोफेनाक नोन एज कॉज ऑफ किडनी फेल्योर. ठीक है, इवन व्हेन गिवन इन स्मॉल डोजेस. तो स्मॉल डोजेस देने के बावजूद भी ये कॉज कर सकता है किस चीज़ को? किडनी फेल्योर को. और ये इंपॉर्टेंट रीजन रहा है किसका? वल्चर स्पेसिस का डिक्लाइन का. वल्चर एक्सपोज टू मॉर्टल डोज ऑफ डाइक्लोफेनाक इफ इट ईट्स फ्रॉम द कैरेसेस ऑफ द एनिमल्स दैट हैज बीन ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनाक रिसेंटली. तो वल्चर का डेथ कैसे होता है? वल्चर के अंदर डाइक्लोफेनाक कैसे, जैसे ही वो ईट करते हैं किसको, जो भी डेड बॉडीज होती है और उसमें अगर डाइक्लोफेनाक है, रिसेंटली उसमें डाइक्लोफेनाक यूज़ किया है, तो क्या कहते हैं कि ऐसे डेड बॉडी को यूज़ करने, ऐसे डेड बॉडीज को जब वो खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर डाइक्लोफेनाक नामक ड्रग चली जाती है जो उनकी किडनी फेलियर का कॉज करती है और उसके साथ ही उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन होने लगा. 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. 16th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू चीरू. चीरू के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? चीरू इज हंटेड फॉर सहतूस इन तिब्बत रीजन. इट इज एन endangered species of antelope. And the third is it is used for the purpose of transportation in the high altitude region. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पहले स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि चीरू जो है एक गोट होती है. ठीक है, जो तिब्बतन रीजन में पाई जाती है. इसको तिब्बतन एंटीलोप भी कहते हैं. ठीक है, और इसका मेनली हंट जो किया जाता है वो किसके लिए? सहतूस के लिए यूज़ किया जाता है. सहतूस जो है वो फर होता है, उसके लिए इसका हंटिंग किया जाता है. तो पहला बिल्कुल सही है. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पेसीज, ये भी बिल्कुल सही बात है. इसका यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं किया जाता है. तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर. चीरू गोट जिसको तिब्बतन एंटीलोप भी किया जाता है, इसको हंट किया जाता है सहतूस के लिए. और रिनोन, क्योंकि सहतूस जो रिनोन क्वालिटी ऑफ फर होता है. इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन ट्रांसपोर्टेड टू श्रीनगर वेयर इट इज ओवन इनटू एक्सट्रीमली फाइन फैब्रिक यूज्ड टू मेक सॉल. तो सहतूस सॉल का नाम आपने सुना होगा. 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है which of the following criteria is used for the classifying a region a biodiversity हॉटस्पॉट. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिफाइन करने के लिए, मतलब क्लासीफाई करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं हमें बताना है. द नंबर ऑफ कार्निवोरस एनिमल स्पेसीज प्रेजेंट इन द रीजन, डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एंडेमिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स इन अ रीजन, नंबर ऑफ फाउना विच इज एंडेमिक टू द रीजन. हमें बताना है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए कौन से क्राइटेरिया. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए आप कार्निवोरस एनिमल, मतलब ये तो नॉनसेंस वाली बात होगी ना, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं सुना नहीं, तो इसको तो आप इजीली
एलिमिनेट कर सकते हैं। और डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है कि वैसे रीज़न को हम बायोडाइवर्सिटी बताते हैं कि उनका डाइवर्सिटी कितना है प्लांट्स स्पेसीज का, साथ ही साथ वो एंडेमिक है या नहीं है, मतलब वो उसी रीजन के नेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा था किसके बारे में, मिथुन के बारे में, कि वो एंडेमिक है। ठीक है, और अगर प्लांट्स की बात किया जाए तो आपने रेड सैंडर्स का नाम सुना होगा, रेड सैंडर्स का, वो एंडेमिक होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज मिले और जहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा हो उसको हम बायोडाइवर्सिटी घोषित, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसका क्राइटेरिया अच्छे से। तो डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एंडेमिज्म आर द क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफाइंग अ रीजन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और क्वालिफाई करें, रीजन मस्ट मीट टू इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, जिसमें है एटलीस्ट 15 स्पेसीज जो होने चाहिए वो वेस्कुलर प्लांट्स का होना चाहिए। तो कितना स्पेसीज, एटलीस्ट 15 स्पेसीज होनी चाहिए वेस्कुलर प्लांट्स का, और एंडेमिक होना चाहिए। इट हैज़ टू बी लॉस्ट, और इसका एक और होना चाहिए 70% जो होता है होना चाहिए वो लॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एटलीस्ट 15 स्पेसीज जो वेस्कुलर प्लांट्स का है वो एंडेमिक होना चाहिए, और दूसरा 70% जो है वो उनका ओरिजिनल नेटिव में लॉस होना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एंडेमिज्म किस चीज़ को दर्शाते हैं, हॉटस्पॉट को। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वेस्टर्न घाट एंड हिमालयज आर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर देखिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि वेस्टर्न घाट हिमालय जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और एक आता है सुंडालैंड जो इंक्लूड करता है किस चीज़ को, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट इंडो बर्मा रीजन और सुंडालैंड। ठीक है, इंडो बर्मा रीजन में आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट आ जाएगा जो इंक्लूड करेगा किस चीज़ को, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले रीजन को। तो इंडिया में 4 आपको हॉटस्पॉट रीजन देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड। सुंडालैंड किसको इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। नहीं, इंडिया के पास लार्जेस्ट तो नहीं है, ब्राज़ील के पास लार्जेस्ट एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है सबसे ज़्यादा। तो आपको पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो ब्राज़ील के पास लार्जेस्ट एरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th नंबर, विच ऑफ द गिवन कंट्रीज होस्ट अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन देयर टेरिटरी। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज जो होती हैं जहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे है तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। तो ये चारों ही कंट्री है जहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन देखने को मिलता है। ठीक है, ईस्टर्न एफ्रो माउंटेन हॉटस्पॉट इज इन तंजानिया। तो तंजानिया में आपको क्या देखने वाला है, ईस्टर्न एफ्रो माउंटेन हॉटस्पॉट जोन। ठीक है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन रीजन हॉटस्पॉट इन ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न सुंडा में इंडोनेशिया, मलाज और ब्रुनई ग्लोबल हॉटस्पॉट रीजन है। और ब्राज़ील का सेराडो जो है वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर है, द इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स इज एन एग्रीमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो साइट्स जो है वो किसके लिए है, प्रिवेंटिंग इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्रिजर्विंग एक्सोटिक flora and fauna in the zoo, protecting natural parks from human activities, and the fourth is establishing biosphere reserves। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि साइट्स जो है वो किसमें, इसका पर्पस क्या, प्रिवेंट करना इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये 1973 में इसको लाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इसका 1975 में, मतलब फोर्स में आया था 1975 में। तो साइट्स क्या करता है,
वो एग्रीमेंट है जो प्रिवेंट करता है इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट को, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, मतलब बोथ एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फाउना मीन्स एनिमल्स। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट और इंश्योर करता है इंटरनेशनल ट्रेड को इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट, जिससे उनके सर्वाइवल को थ्रेट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD वाज एडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग समिट्स। तो CBD को किस समिट में अडॉप्ट किया गया था? तो CBD को कौन सा समिट में अडॉप्ट किया गया था? वो होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992, जिसको रियो समिट भी कहा जाता है, ठीक है, जो ब्राजील में आकर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। यहाँ पे और दो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD was adopted on 5th June 1992 at the 1992 UN Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro and ratified किया गया था 1993 में। हमने देखा था पिछले क्लास में एजेंडा 21 को भी यहीं पे रियो समिट में ही एक्सेप्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कन्वेंशन का मेन 3 गोल है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, द अर्थ समिट डिड नॉट पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो अर्थ समिट जो है, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, जो 1992 में अकर हुआ था, तो इनमें से कौन सा जो उसका पर्पस नहीं था, यह हमें बताना है। तो रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ स्पीसीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि ये रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इसका पर्पस था। पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इंडरजेंट स्पीसीज, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ स्पीसीज, ये भी बिल्कुल सही। इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज, ये नहीं था, ठीक है। तो ये इसका पर्पस नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। एज ए स्टेप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अर्थ समिट कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। और प्रोड्यूस द रियो अर्थ समिट 1992 प्रोड्यूस करता है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल, एजेंडा 21। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है किससे? अर्थ समिट से। द अर्थ समिट कंक्लूडेड दैट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एन अटेनेबल गोल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या करते हैं? ये कंक्लूड करते हैं कि कंसेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो अटेनेबल है, ठीक है। अभी आपको पता है कि सस्टेनेबल SDG गोल जो है वो 2015 से 2030 के बीच में चल रहा है। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।